आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट 1 रियल नंबर इसकी एक्सरसाइज 1.1 उसको आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट चलें अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। जी तो नाइन्थ क्लास हमारी जो न्यू बुक थी लास्ट ईयर वाली वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की, जिसका यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है जी रियल नंबर। और इसकी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको इसके बेसिक्स जो हैं वो मैं अच्छे से बता दूँ। और मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ आपको, जो बच्चा ये कंसेप्ट नंबर का वो अच्छे से सीख लेगा, उसको आगे फर्दर रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर खुद से भी डिफाइन करने में, या कोई अगर नंबर्स दिए हैं मिक्स तो उसको देख के ही उसको पता चल जाएगा कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो उसके लिए शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपने ये जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, उसको कंप्लीटली देखना है, स्किप नहीं करना, ठीक है? और वीडियो के आखिर में लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, अपना जो 9th मैथ का पहला चैप्टर है, यूनिट 1 जो है, इसका रियल नंबर है, इसको देख लेते हैं कि इसमें बात किस चीज़ की हो रही है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि नंबर्स की हिस्ट्री क्या है, ठीक है? हिस्ट्री, ठीक, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। नंबर्स की हिस्ट्री क्या है हमारे पास, नंबर कहाँ से आए, ठीक है? अगर हम देखें ना, अराउंड 5000 बीसी, ठीक है, अराउंड 5000 बीसी, बी फॉर मीन बिफोर, टी फॉर मीन क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 5000 साल पहले, अराउंड 5000 बीसी जो है, उसमें जो इजिप्शियन थे ना, द इजिप्शियन, ई कैपिटल, ठीक है, जो इजिप्शियंस थे बच्चों, उन्होंने, इजिप्शियन हैड अ नंबर सिस्टम, उनके पास एक नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम। 5000 अराउंड 5000 बीसी, ठीक है, 5000 बीसी बिफोर क्राइस्ट, द इजिप्शियंस हैड अ नंबर सिस्टम, इजिप्शियन के पास एक नंबर सिस्टम था, जो किसके ऊपर बेस था, जो बेस था ऑन 10, यानी कि नंबर 10 के ऊपर बेस था वो, ठीक है, वो बेस था जी नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। अब उसका सिंबल, वो 10 को रिप्रेजेंट किससे करते थे, ठीक है, उसका सिंबल क्या था 10 का, सिंबल फॉर 10, वो जो 10 के लिए सिंबल यूज करते थे वो कुछ इस तरह का, पैराबोला टाइप का ये सिंबल एक जाहिर करते थे, इससे वो 10 को लिखते थे, अगर किसी ने 10 लिखना होता था तो ये सिंबल करते थे, ठीक है। और इसी के लिए, इसी, वो हमारे पास आगे इसका सिंबल मिलता है, सिंबल फॉर 100, 100 के लिए सिंबल वो कौन सा यूज करते थे, कुछ इस तरह का, 100 के लिए, 100 के लिए वो ये सिंबल यूज करते थे बच्चों, ठीक है। और सच एज, और इसी तरह, और सच एज हमारे पास होते थे 1 2, इसी तरह 3, ठीक है, और सो ऑन, आगे 1 2 3, जो आजकल ये चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से ये नंबर की हिस्ट्री है, जो छोटी सी मैंने बता दी आपकी बुक में, काफी डिटेल के साथ है, ठीक है। तो नंबर हिस्ट्री वो मैं आपको बता दी कि नंबर 10 को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, 100 ये है, और आगे रिजल्ट चलते रहे, तो हमारे पास रोमन ये काउंटिंग आ गई, फिर आगे 1 2 3 जो आजकल ये चल रही है बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी बच्चों, हमारे पास आगे है जी नंबर, नंबर की डेफिनेशन क्या होती है वो जरा देख लें। नंबर कहते किसे हैं, ठीक है, नंबर हमारे पास एक ऐसी मैथमेटिकली चीज है या ऑब्जेक्ट है, जिसको हम यूज करते हैं काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए, या लेबलिंग करने के लिए, ठीक है। नंबर मैथमेटिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम यूज करते हैं काउंट करने के लिए, किसी चीज को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, या किसी चीज को लेबलिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ठीक है, अ नंबर इज अ मैथमेटिकली टर्म, अ नंबर is a mathematically, where is he, where is mathematically, या मैथमेटिकल टर्म, या ऑब्जेक्ट
ठीक है। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड, जो कि यूज किया जाता था किसके लिए, टू काउंट, क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए, एंड वो क्या करने के लिए जी, लेबलिंग करने के लिए, टू लेबल। तो नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, a number is a mathematical term object that can use count, measure and label। ओके, ये तो हो गई हमारे पास नंबर की डेफिनेशन। आगे नंबर में आगे फर्दर चले ना बच्चों, तो हमारे पास आता है प्राइम नंबर। बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, तो हमने पहले किए हैं। तो इसके आगे फर्दर जो आता है वो है प्राइम नंबर। हम प्राइम नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे जी? प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है, ठीक है, द नंबर, वो वाला नंबर जिसके सिर्फ दो डिवाइजर हो, सिर्फ जिसको सिर्फ डिवाइड करने वाले दो हो, एक वो नंबर खुद हो और दूसरा वो डिजिट वन हो। यानी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ दो डिजिट पे डिवाइड होगा हो, एक वो खुद और एक वन पर। तो इसकी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, द नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर। ठीक है, द नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। ठीक है, कौन कौन सा, इटसेल्फ, इटसेल्फ एंड नंबर वन, एक वो खुद हो और एक नंबर वन हो। ठीक, बात समझ आ गई। लेट्स सी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास सेवन, सेवन क्या है, सेवन का डिवाइजर कौन करता है, सेवन का डिवाइड या तो खुद करेगा सेवन या वन करेगा। बच्चों क्लियर है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये भी, आप ये भी लिख सकते हैं, द नंबर हैज ओनली टू डिवाइजर। क्या, द नंबर, द नंबर दैट हैज ओनली टू डिवाइजर, वो नंबर जिसके सिर्फ दो डिवाइजर हो, कौन कौन सा, एट सेल्फ एंड वन। ओके जी, तो ये तो हमारे पास प्राइम नंबर। आगे, अब ये जो वन नंबर है ना, वन, यहाँ पे लिख लेते हैं नोट, नोट, ये जो डिजिट वन है ना, वन, ये बड़ा स्पेशल है। इज, SPECIAL, स्पेशल नंबर। ये नंबर वन जो है वो ये एक स्पेशल नंबर है जी। ये तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि जो वन नंबर है ना, ये बड़ा स्पेशल नंबर है। क्यों स्पेशल है, एक बात तो ये है क्योंकि इसके एग्जैक्टली दो डिफरेंट फैक्टर है ये, नंबर वन के एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर नहीं है। तो किस लिए स्पेशल है, बिकॉज इट डज नॉट, it does not have exactly two different factors जी बच्चों, two different factors। क्यों, ये जो नंबर वन है इसके दो डिफरेंट फैक्टर एग्जैक्टली है ही नहीं। ठीक है, नंबर वन के कोई भी दो डिफरेंट फैक्टर है नहीं, क्योंकि नंबर वन का एक वो खुद खुद ही फैक्टर है अपने आप का, वन वन का वन बस, और कोई भी इसका फैक्टर नहीं है वन का, इसलिए वन स्पेशल है। दूसरा, ठीक है, बिकॉज, तो अगर ये नंबर वन का एक से ज्यादा फैक्टर नहीं है तो इट्स मीन वन जो है वो प्राइम नहीं है। बात समझ आ रही है, वन जो है, वन इज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, वन प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि जिसके कम से कम दो फैक्टर तो होने चाहिए ना, लेकिन वन तो ऐसा नंबर है जिसका अपने अलावा कोई फैक्टर ही नहीं, तो वन इज प्राइम, नॉट प्राइम। दूसरी कंडीशन क्या है, इसी से क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है ना, ये खुद है, तो वन इज नॉट कंपोजिट, वन इज नॉट, तो वन जो है ये टी है बच्चे, वन जो है वो ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है, इसलिए वन इज अ स्पेशल नंबर।
क्लियर, तो ये याद रखना। चलो जी, अब आगे हम पढ़ते हैं कि रिलेटिव प्राइम क्या होता है बच्चों। तो बच्चों, रिलेटिवली प्राइम कौन से नंबर होंगे? ऐसे दो नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे या को प्राइम नंबर होंगे जिनके डिवाइजर जिनका डिवाइजर वन के अलावा और कोई भी ना हो। ठीक है, जिनका वन के अलावा और कोई डिवाइजर ना हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगा? बन जाएगी जी, टू इंटीजर आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, दो इंटीजर रिलेटिवली प्राइम होंगे कब? या इसको कहेंगे को प्राइम, या हम इसको को प्राइम कहेंगे। इफ अगर अगर वहां पे इफ देयर इज नो डिवाइजर, अगर उसका कोई डिवाइजर ना हो अदर देन वन। ठीक है, वन के अलावा उसका और कोई डिवाइजर ना हो। ठीक है, दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज वन। यानी कि हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो भी क्या हो? इज वन। यानी कि उसका जो बड़े से बड़ा कॉमन डिवाइजर है वो भी वन हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। जैसे नंबर 11 और 17 है, ये दोनों क्या है? ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है। क्यों प्राइम है भाई? ये वन पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं बट 4 एंड 8 जो है वो नहीं है। क्यों? 4 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है। ठीक है, 8 भी 2 पे डिवाइड होता है वन वन के अलावा। तो बात समझ आ रही है? रिलेटिवली प्राइम वो इंटीजर हैं जिनका या को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम को को प्राइम भी कहते हैं, वो नंबर है जिनका डिवाइजर अदर देन वन ना हो कोई। ओके जी, जी तो 9 क्लास। आगे हमारे पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो सारे नंबर प्लस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कौन से? जो कि जिसका कोई भी फ्रैक्शनल कंपोनेंट ना हो। ठीक है, ऐसे सारे प्लस और नेगेटिव नंबर जिनका फ्रैक्शनल कंपोनेंट ना हो। फ्रैक्शन ओवर को कहते हैं बटे को। 1/2, 1/2, 1/2, ये सारे फ्रैक्शन होते हैं। तो हम इसकी इंटीजर की डेफिनेशन जो लिख सकते हैं वो क्या है? एन इंटीजर डिफाइन एज is defined as a number that integer is defined as a number that can be written that can be written without a fractional component. फ्रैक्शनल कंपोनेंट यानी कि एक इंटीजर ऐसा नंबर है जो विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट लिखा जा सके। और ये जो इंटीजर है ना, ये वर्ड आया है लैटिन से। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है जी होल। ठीक है, WHOLE, आपको ये सही नहीं पता लग रहा होगा। OLE होल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? होल। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है ऐसे इंटीजर जिसको विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट लिखा जा सके? उसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे 1 है, 4 है, 3 है, -4 है, -9 है। ठीक है, ये इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर है। वाइल जब के, ठीक है, कौन से नहीं है? हमारे पास अगर 6.15 है, ये नहीं है। ठीक है, 6 होल 1.2 है। ठीक है, ये नहीं है। मैं स्क्वायर रूट 11 कह देता हूँ, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, नजर आ रहा है बच्चों? तो ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर हैं और ये वाले सारे जो हैं वो इंटीजर नहीं है बच्चों।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब ये सारा बेसिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, आगे हमने अभी जो इससे आगे है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को समझने के लिए हमने पीछे नंबर से स्टार्टअप लिया कि नंबर क्या चीज है। अब हम आगे देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या है। तो 9th क्लास हमारा जो अब मेन टॉपिक शुरू होने वाला है, पीछे हमने इंट्रोडक्शन कर लिया नंबर सारा क्या है। अब वो इसलिए किया ताकि हमें पता लगे कि रैशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या है जी? A number which can be written in the form of P upon Q, P upon Q, P over Q, P बटा Q। ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम डिवाइड की शक्ल में लिख सके P over Q। ठीक है, जैसे कि जैसे मेरे पास ये होता है ना 7/2, 7/2 इस शक्ल में। ठीक है, हम उसको ऐसे लिख सके P over Q की शक्ल में, जहां पर वेयर पहली कंडीशन क्या है, आगे कंडीशन लग रही है कि P जो है एंड क्यू, ये जो पी और क्यू है और इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हो, इंटीजर्स यानी कि पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स, इंटीजर्स ही होते हैं। अब हमने पीछे पढ़ा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होती, बटे वाले नहीं होते। ठीक है, ये भी इंटीजर हो और ये भी इंटीजर हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। नंबर वन, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। नंबर टू है जी, पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम। पी एंड क्यू ये दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है, रिलेटिवली प्राइम हो सकती है, यानी कि देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज वन, यानी इनका ज्यादा से ज्यादा कॉमन डिवाइजर वन हो सकता है। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो नीचे वाला है ना Q, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? अगर मेरे पास एक नंबर है 7/2, ठीक है, इसका मतलब है कि ये सबसे पहली कंडीशन ट्रू हो रही है कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये फर्क नहीं पड़ता ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, दोनों इंटीजर है। नंबर टू, रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है, दोनों का कॉमन डिवाइजर वन ही है। ठीक है, फिर Q इज इक्वल टू जीरो, नॉट यू इक्वल टू जीरो। ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना, अगर ऊपर माइनस आया ना नीचे जीरो हो जाए तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ये डिफाइन ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये जीरो नहीं होएगा, इसकी वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में Q जो है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीजें हैं रैशनल नंबर के लिए आपने समझनी है कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q इंटीजर होंगे, P एंड Q रिलेटिवली प्राइम होंगे, यानी कि उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन होएगा, और Q जो है उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, और आगे जो रैशनल नंबर है ना हमारे पास, रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर तब होएगा जब ये चार चीजें उसमें मौजूद होंगी, 1, 2, 3 एंड 4। जब ये चार चीजें उसमें मौजूद होंगी तो वो एक नंबर रैशनल नंबर होएगा जी। कब? रैशनल नंबर वो हर नंबर होएगा, या यानी कि वो नंबर होएगा जो सबसे पहली कंडीशन पूरी करेगा, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, यानी कि ओवर वाली फॉर्म में हो, जैसे 5/2 है, 5/2। ठीक है, ये है। नंबर टू, अगर तो कोई रेडिकल वाली शक्ल है, यानी कि कोई स्क्वायर रूट में कोई चीज पड़ी है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर पड़ा है, जैसे 3 है। ठीक है, तो वो अंदर वाला जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पड़ी है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, जैसे 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इसके अंदर अगर 4 पड़ा होगा, 4 क्यों, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। इसका मतलब यहाँ 9 भी हो सकता था, 9 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 3 का। 16 भी हो सकता था, 16 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 4 का। तो स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर पड़ा हो तो वो रैशनल नंबर होएगा। नंबर 3, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग, अगर मैंने किसी वैल्यू को डिवाइड किया, जैसे ये 5 को डिवाइड किया है, तो मैं अगर 5 को बच्चों डिवाइड करता हूँ 2 पे, तो 2 2 जा 4, 1 के नीचे आ गया, पॉइंट लगा 0, 2 5 जा 10। इसका मतलब पॉइंट के बाद खत्म होगी वैल्यू, पॉइंट के बाद एक रकम आई है तो आंसर आ गया वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शन, ठीक है, जो जिसको डिवाइड करने से पॉइंट के बाद फिगर्स आने, कुछ फिगर्स के बाद जैसे आगे 2 3 और भी चल सकते हैं, या 4 5 और भी चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद एंड आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वो बड़ी जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो क्या आएगी, रैशनल नंबर होगी। बात समझ आ रही है बच्चों? एक तो वो इस शक्ल में हो, और जो इस शक्ल में हो, पहली बात तो ये कि इस शक्ल में हो। अगर इस शक्ल में है, फिर हमने देखना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर तो उसको डिवाइड करने से आंसर आ रहा है, पॉइंट के बाद रकम कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है, और अगर किसी की अगर ऐसी वैल्यू है कि जिसको डिवाइड करने से वो खत्म नहीं हो रही,
ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे एक और ले लेते हैं, मैं 10/3 कर लेता हूँ। ठीक है, 10/3। अब मैं जब 10 को डिवाइड बाई 3 बच्चों करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, 10 को डिवाइड बाई 3 किया तो 3 3 का 9, 10 में से 9 गया, फिर 1 पॉइंट लगा, फिर 0, फिर 3 3 का 9, फिर 10 आ जाएगा, फिर 3 3 का 9। ये इस तरह कैरी ऑन हो जाएगा, चलता आ जाएगा। ठीक है, वो नजर नहीं आ रहा आपको? अब आ रहा है नजर। चलो मैं ये आपको फिर से समझा देता हूँ। ओके बच्चों, तो हम देख रहे थे कि अगर पॉइंट के बाद कोई रकम खत्म हो रही है तो वो तो, अगर एक ऐसी फ्रैक्शन है जो पॉइंट जिसका डिवाइड करने से पॉइंट के बाद आंसर एक लिमिटेड है, खत्म हो रहा है, तो उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर एक ऐसी रकम है जैसे मैंने कहा कि 10/3, इसको डिवाइड करके देखें, तो अगर इसको डिवाइड करें तो देखें जी आंसर क्या आता है। यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड, मैं 10 को 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 3 का 9, 1 ऊपर पॉइंट लगा है 0, फिर 3 3 का 9, फिर पॉइंट लगा है 1 नीचे आएगा, फिर 0, फिर 3 3 का फिर 9। ये तो चलता रहेगा ना बच्चों, ये तो चलता रहेगा, खत्म भी नहीं होगा। इसका मतलब है अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन हो, कोई ऐसी फ्रैक्शन हो जिसको डिवाइड करने से पॉइंट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आ रहा, तो वो क्या है, वो रिकरिंग डेसिमल है। इसका मतलब है टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या है, रिकरिंग है, बार बार सेम रकम रिपीट हो रही है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिवाइड करने से पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो और बार बार सेम रकमें रिपीट होती जाएं, तो वो भी क्या होएगा, वो भी रैशनल नंबर होएगा बच्चों। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि वो पी ओवर क्यू की शक्ल में हो। ठीक है, पी ओवर क्यू की शक्ल में है तो उसको डिवाइड करके देखना है कि आंसर पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है। अगर तो खत्म हो रहा है तो रैशनल नंबर है, अगर खत्म नहीं हो रहा तो देखना है कि क्या पॉइंट के बाद जैसे इसका आंसर आया था 3.333 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो अगर तो पॉइंट के बाद जिसका आंसर खत्म नहीं हो रहा और आ भी सेम रहा है, आ भी सेम रहा है, पहली बात तो अगर तो खत्म हो रहा है तो वो तो ठीक है, रैशनल नंबर है। जैसे 5 को 2 से डिवाइड किया, वो रैशनल नंबर हो गया, पता लग गया पॉइंट के बाद खत्म हो गया। अगर एक ऐसी रकम है जैसे फ्रैक्शन है 10/3 है, 10/3 है, इसको डिवाइड किया तो हमें एक आंसर मिला जो कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है ना, यानी कि वो खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट डेसिमल है। तो इसका मतलब है, तो उसको देखना है क्या ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब कि पॉइंट के बाद खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार। हाँ जी हो रहे हैं। वो ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट के बाद सेम डिजिट रिपीट हो जाए वो रिकरिंग डेसिमल होती है, और जो रिकरिंग डेसिमल होती है वो रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर की पहचान क्या होगी, नंबर 1 वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो। ठीक है, नंबर 2 अगर तो वो स्क्वायर वाली फॉर्म में हो तो अंदर उसके परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4 का परफेक्ट यानी कि 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर तो डेसिमल वाली है तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, पॉइंट की बात खत्म हो रही हो, तो या तो रिकरिंग डेसिमल हो, पॉइंट की बात अगर खत्म नहीं हो रही तो सेम डिजिट आने चाहिए। ठीक है, और अगर सेम डिजिट नहीं आ रहे और पॉइंट की बात खत्म भी नहीं हो रही तो वो इरेशनल होएगा, वो रैशनल नहीं होएगा। ठीक है, तो ये रैशनल की 4 चीजें जो मैंने आपको यहीं पे समझा दी। ठीक है बच्चों, तो अब आपको रैशनल नंबर का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। इसकी आप थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं आपकी बुक की, तो फिर इंशाल्लाह आगे इरेशनल को देखते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज सॉल्व करनी शुरू करते हैं। तो बच्चों रैशनल नंबर की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, आपकी बुक में दिया हुआ स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो है जी हमारे पास 1.14142, 1.4142, और आगे है जी 1356 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो देखें अब स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ गया, इसका मतलब है 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको डिवाइड, इसको हल किया जाए तो पॉइंट के बाद डेसिमल फिगर जो है वो तो अनलिमिटेड है, लामहदूद है, खत्म ही नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है अगर खत्म नहीं हो रहे तो इसको रिकरिंग होना चाहिए था। अब ये रिकरिंग नहीं है, सेम नहीं आ रहे बार बार, तो इसका मतलब है ये इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल को कैपिटल क्यू ऊपर डैश लगा देते हैं, तो ये इरेशनल है। इसका इसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पाए है आपकी बुक में। तो जो पाए है ये भी इरेशनल है, क्यों, इसकी वैल्यू भी हमारे पास, जो हमारे पास वैल्यू है इसकी 3.141596 सोन। तो ये भी पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा, और खत्म नहीं हो रहा तो सेम भी नहीं है। इसका मतलब है रिपीट हमारे पास यहाँ पे रिकरिंग नहीं है। ठीक है, हमारे पास रिकरिंग नहीं है बच्चों। ओके, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल भी नहीं है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें रिकरिंग नहीं है।
तो इसका मतलब है ये सेम रिपीट, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको रिकरिंग होना चाहिए, उसको रिकरिंग होना चाहिए। अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग भी नहीं है तो इसका मतलब है वो फ्रैक्शन, वो हमारे पास इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। ठीक है बच्चों। तो जी इसके बाद आगे अगर हम देखें, हमारे पास एक ई है, वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, अब वी को ई को हमारे पास, इसका नाम है यूलर्स नंबर। ठीक है, इसको ई यू एल ई आर एस, यूलर्स नंबर, NUMBERS। ठीक है, यूलर्स। ठीक है, ई साइलेंट है, यू से नाम प्रोनाउंस होएगा, तो यूलर्स नंबर है। अब ये जो है ई जो है, ठीक है, इसकी भी जो वैल्यू आपकी बुक पे दी हुई है वो हमारे पास 2.718281, 2.718281 फोन। तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग की शर्त क्या है, वो रिकरिंग होना चाहिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन सेम रिपीट भी नहीं हो रहे, तो रिकरिंग भी नहीं है, इसका मतलब है ये भी इरेशनल है। ठीक है, इट्स आल्सो अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके, ये तो होगी इरेशनल की एग्जांपल, मैंने आपको अभी दिखा दी। तो अब जी अगर मैं आपको कहूँ कि रैशनल नंबर क्या है, हमने तो पढ़ा ना। अब जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये स्क्वायर रूट 16 है, ये क्या है, जब इसको खोलोगे तो इसका मतलब है 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट गया तो 4, 4 इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। ओके, अगर पॉइंट, अगर मेरे पास एक रकम है, यहाँ पे मैं बार के साथ कर लेता हूँ। अभी आपको मैंने बार वाला नहीं बताया, चले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे एक फिगर है 0.3 के ऊपर बार है, तो जब ये बार को हम हटाएंगे ना बच्चों, तो ये 0.333333 बार पर लिखा जाएगा। तो इस तरह की फिगर कोई हो तो वो भी रैशनल नंबर होती है। रैशनल को कैपिटल क्यू से मेंशन करते हैं, कैपिटल क्यू से, तो ये रैशनल है, ये भी रैशनल है। इट्स मीन कि मेरे पास अगर कोई रकम है 0.16 ऊपर बार है, जब मैं बार को उठाऊंगा तो 0.161616 इस तरह रिपीट होता जाएगा ना, तो इसका मतलब है ये भी रैशनल नंबर है, बार को उठाएंगे तो। ठीक है, तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो रिकरिंग होने चाहिए, तो वो रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट वाले जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, तब वो रैशनल नंबर है। और जो सिंपल से डिवाइड हो रहे होते हैं, दो फ्रैक्शन है, ठीक है, जो दो हमारे पास कोई भी दो फ्रैक्शन हो, उनका आंसर भी अगर तो टर्मिनेटिंग आ गई, पूरा पूरा आ जाए। जैसे कि उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास 215 डिवाइड बाई 2 है, इसको डिवाइड करके देखते हैं जी। 215 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 1 कैरी 5, 2 7 जा 14, 1 पॉइंट लगा 0, 2 5 जा 10, खत्म। इसका मतलब ये आंसर क्या आ गया, 17.5। इसका मतलब है पॉइंट के बाद लिमिटेड हमारे पास डिजिट है, इसका मतलब खत्म हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह वाले, तो इस तरह आपको बुक से अब एक्सरसाइज करनी बड़ी इजी हो जाएगी। तो चलें जी बच्चों, अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी तो क्लास 9 हमारा मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.1, उसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन की हेडिंग है आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल, यानी कि रैशनल और इरेशनल हम बता रहे हैं। तो हमारा इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका पहले क्वेश्चन का पार्ट 1 है 2.353535। ठीक है, अब देखें ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि पॉइंट के बाद खत्म भी हो रहा है और रिकरिंग भी है। ठीक है, पॉइंट के बाद खत्म भी हो रहा है और साथ में रिकरिंग भी है, तो ये हमारे पास डेफिनेटली रैशनल नंबर हो जाएगा, हमने पढ़ा पीछे। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों 0.6 का बार। अब जब हम बार खत्म करते हैं, हमें पता है कि जब भी बार खत्म होते हैं तो वो अनलिमिटेड टाइम जो है वो डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इट्स मीन कि कोई अगर पॉइंट के बाद डिजिट रकम खत्म ना हो तो उसको लामहदूद कहते हैं, लाम उतना ही कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर कोई रकम नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसके साथ रिकरिंग भी है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है जी बच्चों। तो हमारे पास इसका पार्ट 3 है जी। पार्ट 3 है 2.236067 कंटिन्यू। अब पॉइंट के बाद जो हमारे पास डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो खत्म नहीं हो रहे, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें फिर रिकरिंग होना चाहिए, लेकिन रिकरिंग नहीं है, सेम रिपीट नहीं हो रही, तो इट्स मीन इट्स अ इरेशनल। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे हमारा जी पार्ट 4 है। पार्ट 4 है
स्क्वायर रूट 7। हमने कहा था अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, हमने कहा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल। लेकिन 7 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट्स मीन ये क्या है, ये इररेशनल है। इस तरह जी इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 क्या है, ई। हमें पता है कि वैल्यू ऑफ ई क्या है, 2 पॉइंट समथिंग, लेट मी सी बच्चों। तो वैल्यू ऑफ ई जो जी हमारे पास उसने दी थी वो है 2.718281, 718281, ये था ऑटो ऑन। तो ये पॉइंट के बाद डिजिट खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, ये जैसे भी नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी इर्रेशनल है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं जी पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 क्या है जी हमारा, हमारे पास जो इसका पार्ट 6 है बच्चों, वो है जी पाई, वैल्यू ऑफ पाई। तो हमें पता है पाई की वैल्यू क्या आती है, क्या आती है 3.14, आगे तो जारी रहती है। तो ये भी पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, जिसका मतलब ये भी क्या है, ये भी इर्रेशनल है बच्चों। ठीक है, आगे 7 पार्ट है जी इसका। 7 वाला पार्ट क्या है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। ठीक है, 5 तो हमें बताया है कि ये जो है ये तो हमारे पास रैशनल है, लेकिन अंडर जो स्क्वायर रूट 11 है, क्या 11 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है ना। तो अगर नहीं है तो इसका भी आंसर जो है वो इर्रेशनल है बच्चों। ठीक है, आगे इसका 8 वाला पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 8, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। अब ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 13 भी नहीं है, तो हमारे पास ये भी जो दोनों है ये भी इर्रेशनल, यानी कि ये पार्ट 8 भी जो है वो भी इर्रेशनल है बच्चे। आगे पार्ट नंबर 9 पे आ जाओ जी, यहाँ पे 10 करेंगे, 9 दिखा देते हैं। जो 9 है, 9 क्या है, 15/4। अब इसको डिवाइड करके बच्चों देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 15 को 4 से तकसीम करता हूँ, 4 4 16, नहीं ज्यादा हो जाता है, 4 3 12, 3 पॉइंट लगा 0, 4 7 28, पॉइंट लगा हुआ 2 0, 4 5 20, तो 3.75 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसका आंसर आ जाएगा 3.75। और पॉइंट के बाद लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिजिट है ना हमारे पास, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या आता है, वो हमें पता है बच्चों कि वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल नंबर को क्यू से, इर्रेशनल नंबर को क्यू डैश से। अब जी हमारे पास पार्ट 10 है जी। पार्ट 10 क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये दो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो जी ये जो पहला डिजिट है ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो लिखेंगे 2, ये वाला जो है ये सारे से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और ठीक है, अब ये -2 जो है इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये -2 इस सारी वाली सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब जब ये 2 बच्चों अंदर जाएगा, ये वाला जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 द 4, प्लस प्लस प्लस। अब ये 2 अंदर स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट से बाहर ही मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर रखा जाएगा, तो 2 यहाँ बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट अंदर 2 ऐसे हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये 2 और ये स्क्वायर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, 2 इसके पीछे आ जाएगा, तो ये वाला 2 इधर आ गया और स्क्वायर रूट 2 ऐसे लिखा गया, प्लस माइनस माइनस। और ये दोनों स्क्वायर रूट है ना, ये वाला स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये +2 स्क्वायर रूट है और ये -2 स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश। यहाँ पे क्या रह गया, 4। अब हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा स्क्वायर से उड़ जाता है, कट जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, -2। और अगर 4 में से 2 कट करें तो क्या आंसर आता है, 2। तो 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 क्या है, रैशनल नंबर है। अब ये स्क्वायर रूट 2, अब आप देखें, याद रखना बच्चों, जो हमारे पास ये होता है ना इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई डिजिट है, तो यहाँ पर आगे कर देते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 4 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि 4 किसका स्क्वायर है, वो 2 का है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। जब मैं इस स्क्वायर रूट को खत्म करूंगा ना, तो इस 2 की पावर 2 तो वैसे ही आ गई, और ये स्क्वायर रूट की पावर, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या थी, 1/2, तो 1/2 आ गया, ये 2 2 से फिनिश हो गया, तो आंसर 2 आ गया। तो बजाय इसके ये सारे स्टेप करने थे ना, हम सीधा यहीं पे ये काट लेते। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो मैंने यही स्टेप यहाँ पे किया इस सारे एरिया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला पार्ट जी कंप्लीट हो गया, और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि रैशनल और इररैशनल नंबर होते क्या हैं, उनकी पहचान क्या है। ठीक है, और उनको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो 9th क्लास हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले देखो तो रियल नंबर क्या होती है। हमारे पास रियल नंबर
जो रियल नंबर सेट है ना उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत ही बड़ा सेट है, मतलब जिसमें 0 1 2 3 अप सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। बस बहुत सारे नंबर है, बहुत ही बड़ा सेट है जो रियल नंबर है, ठीक है। अब ये जो रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर दैट कैन वी शो ऑन नंबर लाइन, रियल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे ये जो होता है ये सेंटर होता है 0, और 0 से आगे 1 2 3 इनफाइनाइट, और 0 से लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास माइनस इनफाइनाइट, यानी कि ये पॉजिटिव 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इनफाइनाइट। और 0 से लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट तक। यानी कि नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो नंबर लाइन के ऊपर जो वैल्यू हम लेके आएंगे ना उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे वो कहते हैं कि ये जो है 4 है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, तो मैं 0 से शुरू होऊंगा और अपना मेंशन कर दूंगा 4 तक कि ये वाला पॉइंट जो है ये 4 है, ये वाला पॉइंट 4 है। तो ये जो 4 है ये एब्सोल्यूट वैल्यू, तो किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को जिसके बारे में पता हो, डेफिनेटली पता हो कि यही वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, जो कि फासला बताती है उसके सेंटर से, नंबर लाइन के 0 से राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे उसका फासला बताती है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो फासला भी क्या हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे लेफ्ट पोल वो कहता है मुझे -3 मेंशन करके दिखा दो नंबर लाइन के ऊपर, तो हम चलेंगे 1 2 3 ये नंबर लाइन की, यहाँ पे उसको बता देंगे जी दिस इज आवर एब्सोल्यूट वैल्यू -3 -3। तो नंबर लाइन के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू को शो कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। इसके लिए मैं आपसे एक आपको बात बताऊंगा, सपोज आपके पापा जो है, मामा जो है, भाई है, कोई भी है, वो बाजार गया और वहां से पिज्जा ले आया, ठीक है। अब ये पिज्जा, ठीक। अब आप 2 बहन या 3 बहन भाई हैं, पिज्जे के स्लाइस हो जाते हैं बच्चे 4, ठीक है। क्या पिज्जा कितना है हमारे पास, जो पिज्जा है वो कितना है 1, एक है, ठीक है। इस पिज्जे के स्लाइस कितने हो गए जी, इसके कितने स्लाइस हो गए, ठीक है, वो हो गए 4। तो जब भी किसी चीज के जितने स्लाइस होते हैं ना, जितने उसके टुकड़े किए जाते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में नीचे, तो वो नीचे लिखे गए। अब आप जिद करते हो कि रोते हो, ठीक है, लेटनियां जिन्हों कही दा है पंजाबी च लगी दी हैं, तो अगर आप रो दो के कहते हो कि भाई मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे 4 में से 2 पीसीज मैंने खाने हैं, बहुत भूख लगी है, तो अगर आप 2 पीसीज लेते हो तो जितने टोटल पीसीज किए थे वो नीचे आ गए, और जितने आपको मिले हैं ना वो ऊपर आ जाएंगे, तो इसको कहेंगे 2/4, 2/4, ठीक है। लेट्स सी आपके पापा जो है वो जो पिज्जा बाजार से वो 2 लेके आए, ठीक है, कितने, 2 पिज्जे लेके आए, ठीक है। अब अब आप कहते हो कि मुझे एक पूरा और आगे में से 2 हिस्से चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे 1/2/4, बात समझ आ गई, एक पूरा और अगले 4 में से 2, 1/2/4, बात समझ आ रही है। तो इसी तरह अगर, तो आप कहते हो कि मुझे एक पूरा पिज्जा चाहिए और नेक्स्ट में से 2 पार्ट चाहिए, तो इसको लिखेंगे 1/2/4। तो अब एक डिजिट वो कहता है कि 2/3/4, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दो। इसका मतलब है ये जो 2 है ना, ये हमने पहले 2 पूरे कंप्लीट छोड़ने हैं, 1 एंड 2, यहाँ तक पूरे पकड़ने हैं 2 कंप्लीट, जिसको 2 होल 2 कंप्लीट, और आगे वाले में से यानी कि नेक्स्ट में जो थर्ड वाला है इसके हमने 4 पार्ट करने हैं। तो जब भी इसके पार्ट करने होते हैं ना, 4 पार्ट करने हैं, तो लाइन हमने बीच में 3 लगानी है, कितनी, 3, तो वो ऑटोमेटिकली 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। अब 4 पार्ट में से हमने कितने लेने हैं, 3, 1 2 3। तो यहाँ तक ये जो हमारे पास आ गया ना 2 होल 2 मुकम्मल 1 एंड 2, और तीसरे के 3 पार्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको लिख देंगे 2/3/4 बच्चों, ठीक है। इस तरह नेगेटिव में अगर वो कहता है -3/1/2, ठीक है, कह रहा है इसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर दो, तो इसका मतलब है 3 होल है ना नेगेटिव, तो एक पूरा छोड़ दिया, 2 पूरे, 3 पूरे छोड़ दिए, और चौथे में से उसके 2 पार्ट किए, ये जो फोर्थ वाला है ना इसके 2 पार्ट, इसका मतलब 2 है तो एक लाइन लगाएंगे 2 हो जाएंगे, तो उसमें से एक पार्ट यानी कि
यहाँ तक ये ना पहला पार्ट, तो यहाँ तक -3 होल 1/2 है, ये वाली वैल्यू है। तो आई होप आपको रियल नंबर का कंसेप्ट भी ये नंबर लाइन के ऊपर शो करने का अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो कह रहा है स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे शो कर दो। तो स्क्वायर रूट 2 जरा थोड़ा सा पेचीदा था इसको, और इसके पार्ट 2 को जो स्क्वायर रूट 3 है इसको हम लास्ट पे सॉल्व कर लेंगे। पहले इसके उसका पार्ट थर्ड है ना बच्चों, थर्ड पार्ट है कि 4 होल 1/3, इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो वापस ये एक नंबर लाइन है, ये उसका सेंटर है, यहाँ से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 5 है। हमने क्या पकड़ना, 4 होल 4 कंप्लीट, 1 2 3 4, यहाँ तक तो कंप्लीट पकड़ने हैं। पांचवें में के जो पांचवा है ना पार्ट, उसके 3 हिस्से करने हैं। तो 1 और 2 लाइन लगाएंगे और उसमें से एक हिस्सा पकड़ लेना, यानी कि ये वाला। तो यहाँ तक 4 होल 1/3 है, यहाँ पे हमने ऐसे नंबर लाइन पे शो कर देना। ठीक है बच्चों, अब इसका जो पार्ट 4 है जी, पार्ट 4 है -2 होल 1/7। मैं इसी के ऊपर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है बच्चों। ठीक है, तो उसने कितना कहा, -2 होल, यानी कि 1 और 2 ये पूरे छोड़ देने हैं। और तीसरे के 7 पार्ट करने हैं इसके, तो 6 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें से एक पकड़ना है, तो पहला पार्ट यही है, 2 मुकम्मल और तीसरे का एक हिस्सा 7 में से। तो -2 1/7 जी, ये है, इसको ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास पार्ट नंबर इसका 5 है, क्वेश्चन 5 है जी। क्वेश्चन 5 है हमारे पास 5/8, इसका मतलब इसके पीछे होल कुछ नहीं है। तो इस मीन है कि ये जो पहला ही है ना, जीरो से जो पहला डिजिट पहला हमारे पास है, उसी में एक उसी के 8 पार्ट करने, क्योंकि होल तो है को नहीं, तो मतलब ये पहले का ही है। तो इस पहले के ही 8 पार्ट करेंगे, तो 7 लाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए। 5 पकड़ लेने, 1 2 3 4 5, ये है जी, इसको ऊपर कर देंगे। तो ये 5/8 है बच्चों। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर। और इसका लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, वो है जी 6 वाला, 2 होल 3/4, 2 मुकम्मल और चौथे के 4 में से 3 से। तो एक ये छोड़ देंगे, 2 ये छोड़ देंगे, 2 मुकम्मल। और जो 1 और 2 और जो तीसरा है ना, उसके 4 पार्ट करने हैं, 1 2 3, 4 पार्ट करने, तो 3 लाइन लगाई, तो उनमें से 3 पकड़ने, 1 2 3। ये जो हमारे पास है वो 2 होल 3/4 है बच्चे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों पार्ट समझ आगे होंगे, 3 4 5 और 6। अब इसका पार्ट 1 और 2 करने की कोशिश करते हैं जी। तो 9 क्लास, हमारे पास क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट था, स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास एक नंबर लाइन तो बच्चों ये होगी, ये क्या होगी, ये होगी हमारे पास एक नंबर लाइन। आई होप आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, ये तो नंबर लाइन है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया 0। अब यहाँ तक हमारे पास 1 हो गया, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3। अगर इस तरह के डिजिट हो, यानी कि रियल नंबर, तो हम तो उनको नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर है ना। तो लेकिन अगर वो स्क्वायर रूट वाला, उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, जो कि है जी हमारे पास, इसको मतलब फिथागोरस कहते हैं, मसला फिथागोरस पाइथागोरस। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, जो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगता है किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। किसके ऊपर ये अप्लाई होता है, अप्लाई ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ये बच्चों अप्लाई होता है। तो जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये राइट एंगल के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक जो जाविया है वो 90 डिग्री का हो।
ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जैसा कि ये है और ये है, ये वाला 90 डिग्री का, यानी कि ट्राइंगल में टोटल एंगल जो होते हैं ना वो 180 होते हैं, 180, और उनमें से एक एंगल 90 का हो। जैसे कि अगर आप 90 का एंगल ऐसे बन सकता है, लेट्स सी कि मेरे पास एक ये बेस है, ठीक है, तो ये एक बेस है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ये बिल्कुल सीधा ऐसे मुंह गिरा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सीधा, जैसे ये है और ये, ठीक है। जैसे आपके घर के फर्श के ऊपर दीवार गिरी हुई है, तो वो जो दीवार है यहाँ से ये जो एंगल बना रही है, ये क्या है, ये वाला एंगल जो है बच्चों, फर्ज करेंगे ये फर्श है आपके घर का और ये ऊपर दीवार गिरी है, तो ये जो दीवार एंगल बना रही है इसके साथ ये 90 का एंगल है, ठीक है, बिल्कुल जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर सीधा अमूद गिरा हो, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो साइड होती है ना, ये वाली, ये होती है परपेंडिकुलर, ये जो नीचे वाली होती है जिसके ऊपर ये अमूद गिरा होता है, ये होती है बेस, और ये जो होता है ना ये साइड डायगोनल, ये डायगोनल साइड भी होती है, डायगोनल भीतर, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम में जो ये डायगोनल साइड होती है ना, हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए हम नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट करते थे। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास जो बेस है ना वो 1 है, मेरे पास ये ट्राइंगल की बेस क्या है, मैं ले लेता हूँ 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस परपेंडिकुलर भी मैं ले लेता हूँ 1, क्या 1 का स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है ना, तो यहाँ पे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही चल रहा है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 बचो, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज सेम चलता आ रहा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब मैं ये स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट लूंगा, क्या लूंगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 के, ठीक है। अब ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई ना स्क्वायर रूट 2, वो मुझे यहाँ पे अब चाहिए। देखें, मैंने अपने ट्राइंगल की जो बेस थी वो क्या ली थी 1, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने ली थी 1 1, मैंने परपेंडिकुलर क्या लिया था, जितना ये है उतना ही मुझे ऊपर परपेंडिकुलर खींच देना, ठीक है 1, मैंने बेस भी 1 ली, परपेंडिकुलर भी 1 लिया। इसका मतलब है कि इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आया ना, ये वाला जो हाइपोटेन्यूज आया, ये वाला जो डायगोनल एंट्री आई वो कितनी आई, स्क्वायर रूट 2 आई, तो ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। अब नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपने अपना कंपास लेना है, कंपास लेके खोल के यहाँ पे रख के, और यहाँ पे रखते रहते हमने यहाँ पे एक सीधी, इतना ही खोल के जितना ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, इसको इतना खोल के, और यहाँ से ऐसे हम ऐसे जब आर्क ड्रा करेंगे तो ये आर्क यहाँ पे इसको कट करेगी, कंपास को इतना ही खोलना है, यहाँ पे आर्क लगानी है, यहाँ पे कट करेगी, तो ये वाला जो पॉइंट है ना हमारे पास, यानी कि जितनी इसकी लेंथ है ना उतनी ही इसकी लेंथ है। अब ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 2, तो नंबर लाइन के ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट 2 को बचे हम जांच करते हैं, बात समझ आ गई। तो नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है, बात समझ आ गई है जी। तो चलो जी अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। तो 9th क्लास हमारा क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है जो कि है स्क्वायर रूट 3। इसको भी हमने पैथागोरस थ्योरम लगा के, मसला फिथागोरस लगा के सॉल्व करना है। हमें पता है कि जो मसला फिथागोरस है हमेशा वो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ये 90 का एंगल होता है बीच में, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो पैथागोरस थ्योरम के रिलेटेड हमारे पास फार्मूला क्या है इसका, पैथागोरस का, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के, जो प्लस किया जाता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर में, परपेंडिकुलर के स्क्वायर में, ठीक है। अब लेट्स सपोज इन दिस केस, मैं जो बेस है ना इसकी, आपने क्योंकि हमारे पिछले क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आया था ना इसका हाइपोटेन्यूज का, वो आया था स्क्वायर रूट 2, है ना, हमने यही किया था ना। अब हमने इसी स्क्वायर रूट 2 को बेस ले लेना, क्या ले लेना, स्क्वायर रूट 2 को इस दफा मैं क्या लूंगा, बेस, और परपेंडिकुलर मैं क्या ले लूंगा, परपेंडिकुलर ले लूंगा 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि अगर मैंने इस दफा बेस जो है वो स्क्वायर रूट 2 ले ली, क्या ले ली, स्क्वायर रूट 2 ले ली, और परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, चलेगी वो फाइंड कर लेते हैं। मैंने इस दफा बेस स्क्वायर रूट 2 रखी है, बेस स्क्वायर रूट 2 परपेंडिकुलर 1, तो जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर तो वैसे ही है। अब देखें ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया प्लस 1, ये ठीक है, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे सेम चलता आ रहा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब मैं बोथ साइड इन दोनों का स्क्वायर लूंगा, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लूंगा,
ये स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट से फिनिश खत्म। हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 3, इस साइड पर भी स्क्वायर, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया था ना। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए फिर से देख लें बच्चों, मेरे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था, मुझे ये स्क्वायर खत्म करना था, मैंने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी और इसका भी, ये रूट स्क्वायर से खत्म फिनिश। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 3। तो यानी कि मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज आ गया स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब मुझे इस स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर शो कर देना। चलो जी, अब मैं अपनी नंबर लाइन लगाता हूँ। नंबर लाइन लगाया 0, यहाँ तक 1 था, यहाँ तक 2 था। तो बच्चों नंबर लाइन के ऊपर ये 1 है, 2 है, 3 है, अब स्क्वायर रूट 3 है। हमने अपने पिछले क्वेश्चन में जो, चलो यहाँ पे बेस लिख लिया, परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिखा जी ये, ठीक है। अब देखें जी, हमने पिछले क्वेश्चन पे जो अपना बनाया था ना, वो था ये हमारे पास ये और यहाँ पे था, ये था हमारे पास स्क्वायर रूट 2, है ना, यही था ना स्क्वायर रूट 2 बच्चों। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर रूट 2 हमने डायगोनल एंट्री यहाँ पे यही प्रूव किया था ना, जो कि आगे यहाँ पे कट कर रहा था, ठीक है। अब हमने इसको एज अ बेस ले लेना, इसको एज अ बेस ले लेना बच्चों, यानी इसको हमने अब इसी साइज, यही जो हाइपोटेन्यूज है, इसको हमने पहले नंबर लाइन पे लेके आना है। तो देख लेते हैं, मेजर कर लेते हैं हमारे पास ये कितना है जी बच्चों। सपोज के यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, ठीक। तो जितना हाइपोटेन्यूज का साइज था स्क्वायर रूट 2 का, वो हमने अपना ले लिया जी बच्चों यहाँ पे ये। अब ये जो हमारे पास बेस है ये ना इस क्वेश्चन की, वो ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है, ठीक है। अब ये है जी हमारे पास बेस क्या स्क्वायर रूट 2, इसको खत्म भी कर लेते हैं नंबर को, ठीक है जी। ये है हमारे पास बेस है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है जी स्क्वायर रूट 2। अब हमने परपेंडिकुलर कितना रखा था, परपेंडिकुलर हमारा 1 था। अब इस परपेंडिकुलर को मेजर करके 1 वो यहाँ पे ये, तो इसकी एक लाइन लगा लेंगे ये जी, ठीक। अब इधर से ये जो हमारे पास है ना, ये जो हाइपोटेन्यूज अब आया, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 बच्चों, यहाँ से ये, ठीक है। अब ये जो हाइपोटेन्यूज आया है, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 बच्चों, ठीक। जो हमारे पास मतलूबा अब हमारी ट्रायंगल है ना, यहाँ पे जो हमें चाहिए थी रिक्वायर्ड, वो है ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1 और ये। अगर अब इसको हम अगर इरेज कर दें, क्योंकि हमें ये नहीं ना चाहिए अब, क्योंकि अब हमें स्क्वायर रूट 2 वाली नहीं चाहिए, मेजर के लिए चाहिए थी, ठीक है। तो लो जी, ये हमारे पास अभी की जो थी ट्रायंगल वो बन गई थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, अब अपनी कंपास की मदद से, विद द हेल्प ऑफ योर कंपास, इसको हमने कंपास को कितना खोलना बच्चों, कंपास को यहाँ रख के हमने यहाँ तक जितना हाइपोटेन्यूज है उतना खोलना है, ठीक है। उतना खोल के ये यहाँ पे ऐसे इसको बढ़ाते जाना, जहां भी ये कट करेगा ना, जहां पे कंपास कट करेगी नंबर लाइन को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये है जी अवर स्क्वायर रूट 3, ये, क्योंकि जितना ये है उतना ही है। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो मेजर कर लो, ठीक है, फुटे से देख लो ये कहाँ तक आता है, यहाँ तक है। अब यही इसको फुटे को यहाँ पे रख लो, देखो जी सेम है, ठीक है। तो अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप स्केल से इसको मेजर कर लो, जितना स्केल यहाँ रीडिंग दे, यहाँ भी उतनी ही रीडिंग लो और उसको मेंशन कर दो, ये स्क्वायर रूट 3 है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करना है। तो जी चले आप इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो क्लास 9 हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 उसका फर्स्ट पार्ट है जी, वो करने जा रहे हैं। हमारे पास है 0.4 ऊपर इसके बार है, और हमें पता है कि जब बार खत्म करते हैं तो पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो अनलिमिटेड टाइम हमारे पास है, वो एक्सटेंड करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अब हम इसको कह देंगे सबसे पहले सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते ही हम करेंगे जी लेट एक्स इज इक्वल टू, इस सारी वैल्यू को नाम दे देंगे एक्स, एक्स की वैल्यू है 0.4 बार, ठीक है। अब जब मैं ऊपर से बार को हटाऊंगा बच्चों, तो एक्स इज इक्वल, एक्स इक्वल किसके आ जाएगा 0.4444, मैं 4 टाइम लिखूंगा और आगे कंटिन्यू का साइन कर, ठीक है। बार खत्म किया, आगे मैंने एक्स को बढ़ा दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है,
तो ये जो वैल्यू हमने एक्स रखी है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, और अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 है इसी तरह 1000 से। तो अब पॉइंट के बाद एक रकम थी ना, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हमने 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, इसको भी और इसको भी। तो ये बन जाएगा 10x, और यहाँ 10 जब मल्टीप्लाई होएगा 0.4444, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई होएगा तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 10 को मल्टीप्लाई करने से बच्चों वो आएगा जी 4.444, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10x। अब ये जो इक्वेशन थी ना जिसको हमने लेट किया था, ये फर्ज कर लेंगे कि ये इक्वेशन 1 है, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 2 है जो अभी आई है 10x। अब ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी इसको नहीं, ये जो आ गई इक्वेशन 1 ये है बच्चों, ये वाली, ठीक है। इक्वेशन 1 में से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, सॉरी 2 में से 1 को, 1 में से 2 को नहीं, सॉरी इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो पहले लिखूंगा 10x, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड 10x, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा x को, इक्वल आ गया बीच में। अब इस साइड पे है 4.444, 4.444, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा 0.44, ठीक है। इन दोनों को, यहाँ पे वो कंटिन्यू का साइन भी है ना कि ये भी चल रहा है और ये भी आगे चल रहा है। अब 10x में से एक एक्स कट हो जाएगा तो रह जाएंगे जी 9x। 4.4x में से 0.444 कट हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा जी 4, ठीक है। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा 4/9। तो बच्चों ओके, दिस इज आवर आंसर। क्या बात हो रही थी, कह रहा था एक्सप्रेस कर दें एज अ रैशनल नंबर, तो हमने एक्स को रैशनल नंबर के तौर पर लिख दिया P/Q, वेयर P is equal to 4 एंड Q is equal to 9 है जी। P/4 की P/Q की फॉर्म में हम ले आए, तो बच्चों दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट भी करने की कोशिश करते हैं। जितना इस क्लास क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है 0.37 बार, इसको लेट सॉल्व लिखेंगे जी, सॉल्व सोल्यूशन लिख के उसके बाद करेंगे जी लेट, क्या इसको भी लेट कर लेना है कि x इक्वल है 0.37 बार। जैसे ही बार हटाऊंगा मैं, तो बच्चों आप भी जैसे ही हटाएंगे बार 37 रिपीट होएगा 37, ठीक है। तो ये 37 को हमने रिपीट कर देना, 3 दफा लिखे, 4 दफा लिखे, तो मैंने 4 टाइम लिख दिया 37 37 37 37, ओके। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो इस मीन कि हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना बोथ साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इधर आ जाएगा 100x, और इधर 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737, तो ठीक है 4 दफा ही। तो अब क्या करेंगे जी, अब मैं जब 100 को 0.373737 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे तो यही चल रहा है, तो ये 100 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 37.3737 कंटिन्यू, ठीक है। अब ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी बात खत्म करने के बाद, इसको नंबर 1 कह दो, और ये जो आई है ये 2 है, ठीक है। अब वही काम करेंगे, अब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन 1 इसमें से 2 में से,
subtracting equation 1 from 2। इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है जी। इक्वेशन 2 क्या है जी 100, x माइनस करना है जी इक्वेशन 1 का x, इक्वल के राइट साइड पे क्या है 37.37, इक्वेशन 2 का 37.3737 अप टू 1 माइनस कर देंगे इसको इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड 0.3737। अब जब 100 में से x जाएगा एक तो 99x और यहाँ पे 37.37 यानी कि 0.3737 तो उड़ जाएगा ना, तो ये खाली 37 रह जाएगा, 37 रह जाएगा। अब यहाँ पे x है 99 मल्टीप्लाई और राइट साइड पे आ गई 37 से 99 डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है हमारे पास p है, ये जो है हमारे पास q है, तो ये p और q की फॉर्म में आ गया एंड दिस इज आवर आंसर बच्चों। तो चलिए जी अपना थर्ड पार्ट करते हैं जी। तो बच्चों हमारा थर्ड पार्ट है जी 0.21 बार। ऐसे ही करेंगे जी सोल्यूशन। सोल्यूशन के फौरन बाद हम इसको लेफ्ट कर लेंगे कि लेट x इक्वल है 0.21 के बाद। जैसे ही बार खत्म करेगा 2 1 अनलिमिटेड टाइम रिपीट होना शुरू हो जाएगा। x इक्वल क्या है 0.212121 अप टू 1। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब पॉइंट के बाद यहाँ यानी कि ये जो पॉइंट से पहले है साइड पे राइट साइड पे पॉइंट के राइट साइड पे कितनी डिजिट है 2 है, तो इट्स मीन हमने 100 से मल्टीप्लाई बोथ साइड करना है। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 से, 100x से मल्टीप्लाई होगा 100x, 100 ने मल्टीप्लाई होना है कि 0.212121। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 100 जब 0.21 से मल्टीप्लाई होगा 21.212121, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 है। तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब वैसा ही हमने करना जैसे सबके साथ किया था पिछले क्वेश्चन के साथ, सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करनी है। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या है 100 और 1 की माइनस x इक्वल 21.2121 तो माइनस कर देंगे इसमें से उसको, जैसे आप इसमें ब्रैकेट लगाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। माइनस कर देंगे इसकी साइड को इक्वेशन 1 की राइट साइड को 0.212121। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.2121 तो उड़ जाएगा, 21 यहाँ पे रह जाएगा, 100 में से एक जाएगा तो 99 है, तो जो x इधर आ जाएगा और 21 से डिवाइड हो जाएगा 99 इस साइड पे आएगा। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। ये हमारा रैशनल नंबर है जो कि p अपॉन q की फॉर्म में है, p और q की फॉर्म में। तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन 3 है उसके तीनों पार्ट बचे हुए हैं। तो चलेंगे अब अपना क्वेश्चन 4 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 है। ये हेडिंग है जी नेम द प्रॉपर्टीज। हमने जो नीचे उसने दी हुई ना उनकी प्रॉपर्टी के नेम बताने हैं कि वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो उसको सॉल्व करने से पहले बच्चों हम देख लेंगे कि हमारा बुक पेज नंबर 6 है, आपकी बुक का पेज नंबर 6 है, वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर लिखा है क्या? आए है ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। हमारे पास आपके बुक पेज नंबर 30 के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है। तो उसके पहले मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है। अब हमें पता है कि जो रियल नंबर है बच्चों वो तो बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक।
ये रियल नंबर है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो सारे रियल नंबर में जो रियल नंबर है ना प्रॉपर्टीज में वही यूज होते हैं। अब कैसे देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर वन प्रॉपर्टी दो किस्म की है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा कौन कौन सी एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि जमा के लिहाज से बालिहाज जमा और बालिहाज जरब। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि एडिटिव और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, के बालिहाज जरब एंड बालिहाज जमा, यानी कि हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जमा के लिहाज से और जरब के लिहाज से। चले जी अब इनको देखते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी है जो एडिटिव है और मल्टीप्लिकेटिव जो है उसका नाम है जी क्लोजर। क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, लेट्स सी हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर है, ठीक है, टू है, इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ फाइव को, ठीक है, तो आंसर जो आएगा ना वो इक्वल होएगा, आंसर इक्वल किसके होएगा? रियल नंबर। यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर कोई भी रियल नंबर एक है ए और फिर एक है बी, ठीक है, दो रियल नंबर है तो वो बिलोंग किससे करेंगे? रियल नंबर से। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारी पहली कि अगर दो नंबर है कोई, एक नंबर ए है बे, एक एक बी है, तो उसका आंसर किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। कैसे? यानी कि टू प्लस फाइव करूंगा तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा ना। कैसे? टू प्लस फाइव सेवन होता है, तो क्या सेवन इस रियल नंबर में नहीं है ना? ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, अब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई के साथ से। कोई एक नंबर ए है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग किससे करेगा? रियल पार्ट से। इसका हमने देखा था ना, टू प्लस फाइव है तो इक्वल किसकी आया था? सेवन, तो सेवन इज रियल। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं कि अगर एक नंबर ए है वो टू रख लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय फाइव है तो इक्वल किसके आ जाएगा? टू फाइव का टेन, यानी कि ये जो टेन है ये भी तो रियल नंबर ही है ना, टेन रियल नंबर के सेट में मौजूद है। ठीक है, ये तो हुई क्लोजर प्रॉपर्टी, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आ गया जी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है, टी ए टी आई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें हमारे पास भी रियल नंबर होते हैं, लेकिन इसमें केस क्या है इसकी कि अगर एक नंबर ए है उसमें मैं बी ऐड करूं तो इक्वल के उस साइड पे अगर बी में ए ऐड करूं, ठीक है, तो दोनों इक्वल किसके आएंगे? दोनों इक्वल आएंगे रियल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, टू है, टू मैं फाइव को प्लस करता हूँ और इस साइड पे फाइव है और फिर टू को करता हूँ, यानी कि एक साइड पे पहले ए प्लस बी फिर बी प्लस ए, तो जो दोनों के आंसर आ रहे हैं ना बच्चों, टू प्लस फाइव सेवन और ये भी सेवन, ठीक है, तो दोनों के आंसर भी इक्वल है, जो कि इक्वल किसके हैं? रियल नंबर की। सेवन भी तो रियल नंबर ही है ना। बात समझ आ रही है? तो ये हर प्रॉपर्टी का जो हमारे पास आंसर है वो रियल नंबर ही आता है। ठीक है, तो यानी कि हम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसमें अगर ए को पहले बी में प्लस कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे बी में ए को प्लस करेंगे। ठीक है, ए में बी है ना फिर बी में है, तो ये है। तो इसी तरह हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों? अब इसमें हो जाएगा कि अगर ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे इक्वल के राइट साइड पे बी ए से मल्टीप्लाई होगा, पहले बी फिर ए, तो आंसर इक्वल ही है। जैसे टू इंटू फाइव और फाइव इंटू टू, तो आंसर दोनों का क्या आ रहा है बच्चों? टेन ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर? आ गया जी हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव, यहाँ भी एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लाई के साथ है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हमारे पास 3 डिजिट ए बी एंड सी इन्वॉल्व होंगे, यानी कि ए में प्लस करूंगा बी फिर सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि लेफ्ट साइड पे बी सी पहले प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और जो राइट साइड है उसमें ए प्लस बी पहले और प्लस सी बाद में। ठीक है बच्चों, नहीं समझ आई? ठीक से कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास एक वैल्यू है ए, फिर मैं प्लस कर रहा हूँ उसमें बी, फिर प्लस कर रहा हूँ सी। अब ये 3 वैल्यूज है, चाहे तो मैं अगर इक्वल के लेफ्ट साइड पे पहले ए और बी को ब्रैकेट में रखूंगा ना, ए और बी को ब्रैकेट में रखूंगा, तो उस साइड पे जाके मुझे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मुझे बी और सी को रखना पड़ेगा, ए बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक, बात समझ आ रही है बच्चा? यानी कि मेरे पास अगर यहाँ पे 2 है प्लस 5 है प्लस 7 है, तो अगर इस साइड पे पहले मैं ब्रैकेट वाली सॉल्व करूंगा ना, तो इस साइड पे भी ए 2 है प्लस 5 है प्लस 7 है, तो पहले मुझे बी सी ब्रैकेट वाली सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब पहले ए बी ब्रैकेट वाली सॉल्व करूंगा, 2 प्लस 5 7 7, और ये बाहर वाला सी 7 वैसे ही, ये 2 वैसे ही, और पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा 7 प्लस 5 12। ठीक है, इसका मतलब दोनों का आंसर 14 ही आएगा। बात समझ आ रही है कि अगर ए बी को पहले और सी को बाद में, और इस साइड पे बी सी को पहले और ए को बाद में, तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आते हैं। तो ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि 3 ए बी सी 3 हमारे डिजिट होंगे, तीनों में से जो 2 है वो ब्रैकेट में होंगे और तीसरा बाहर होएगा, और जो एक साइड पे ब्रैकेट में होंगे दूसरे वो नहीं होंगे, दूसरे होंगे इस इक्वल की उस साइड पे जाके वो वाली सेम फिगर नहीं ब्रैकेट में होंगी, दूसरी हो जाएंगी सेकंड वाली। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की, वो क्या है, वो भी ऐसी है बच्चों कि ए है, ठीक है, मल्टीप्लाई बी है और मल्टीप्लाई सी है, इक्वल की इस साइड पे भी ए बी और सी मल्टीप्लाई हुआ है। अगर इधर ये 2 ब्रैकेट में है तो इस साइड पे ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास अगर ये 2 है 5 है और यहाँ पे 7 है, इधर पे भी 2 है 5 है और 7 है, यहाँ ये 2 ब्रैकेट में है, तो 2 5 का बच्चों 2 5 का 10 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे 2 वैसे ही 7 5 का 35। अब इट मीन कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 70 और 35 टू द 70, इसके आंसर भी सेम आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इनका ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसी शक्ल हो कि जिसमें कोई डिजिट पहले ए प्लस बी हो, यानी कि 3 प्लस 4 है, इक्वल टू 4 प्लस 3 हो, तो उसको बता देना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और बीच में साइन देख के बता देना अगर प्लस है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर नहीं मल्टीप्लाई है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और एसोसिएटिव में हमेशा 3 होंगी, ए बी सी। अगर पहले ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी बाद में प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई, और बी सी दूसरी साइड पे इक्वल की राइट साइड पे बी सी बात पहले होएगा तो ए बाद में होएगा। बात समझ आ रही है बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी 3 होंगे, पहले ए बी प्लस या मल्टीप्लाई होंगे और फिर सी होएगा, और इक्वल के राइट साइड पे अगर इधर ए बी हुए थे तो उधर पहले बी सी को सॉल्व करना है फिर ए को करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। पहले जब इसकी प्रॉपर्टी 4 है वो देखते हैं। जितना क्लास हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4, जो कि है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसा डिजिट जिसको जिसमें भी ऐड कर दिया जाए तो वो उस डिजिट में कोई फर्क ना करे। लेट्स सी कि अगर एक डिजिट ए है, इसमें मैं 0 को ऐड करता हूँ, क्या ये में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना, तो आंसर तो यही आएगा। इट्स मीन अगर मैं 5 में प्लस 0 कर दूं तो वो 5 ही आएगा। मैं 1/5 है, इसमें प्लस 0 कर दूं तो आंसर 1/5 ही आएगा। कुछ भी ठीक है। और इट्स मीन कि ये जो हमारे पास ये जो 0 है, 0 इज, तो 0 क्या है? 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, आई डी एन टी आई टी वाई, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि अगर 0 में मैं कुछ भी प्लस करूंगा तो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, जो प्लस करूंगा। ओके, तो इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मेरे पास। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? यहाँ पे एक ऐसा डिजिट आएगा जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें
तो असल वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सी कि मेरे पास एक वैल्यू ए है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि वैल्यू ए ही आ जाएगी, यानी कि वन। यानी कि वन एक ऐसा डिजिट है जो किसी से भी मल्टीप्लाई होएगा, तो बच्चों वन एक ऐसा डिजिट है जिसको जिससे भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसमें कोई फर्क नहीं डालता, उसकी वैल्यू को एज एन एज ही रखता है। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे फाइव है, फाइव को वन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर फाइव ही आएगा ना। तो मैं कह सकता हूँ वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये जो वन है, वन जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और जो जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है बच्चों। ठीक है, समझ आ गई। तो अब इसकी जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो देखते हैं जी। तो नाइन का नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जी, हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि उल्ट बाले हाथ जमा, जमा के लिहाज से उल्ट, जमा के लिहाज से उल्ट, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ज़रब के लिहाज से उल्ट। लेट्स सी कि मेरे पास एक नंबर ए है, इसका साइन पीछे कुछ नहीं है ना, पॉजिटिव है, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ इसी के इनवर्स में, यानी कि नेगेटिव ए में, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये दोनों उड़ जाएंगे ना, तो आंसर जीरो आ जाएगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स। ऐसे ही है, जैसे नंबर फाइव है उसको मैं ऐड कर दूंगा माइनस फाइव में, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इट्स मीन एडिटिव इनवर्स, जब भी दो एडिटिव इनवर्स ऐड होते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेट्स सी कि मेरे पास एक नंबर ए है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन अपॉन ए हो जाएगा ना। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है ना, जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता क्या होता है, वन होता है, तो उसका उल्ट क्या होता है, वन ओवर ए। तो अगर कोई भी डिजिट अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो जो आंसर आता है वो हमेशा वन होता है। जैसे मेरे पास सेवन है, सेवन को वन अपॉन सेवन से मल्टीप्लाई कर दूं, इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कट जाएगा तो आंसर वन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब दो एडिटिव इनवर्स आपस में ऐड होते हैं तो आंसर जीरो आता है, और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर वन आता है बच्चों। ठीक है, तो आगे से प्रॉपर्टी में अगर कोई भी इस शक्ल की पड़ी हो प्रॉपर्टी, फोर अपॉन थ्री मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फोर, तो आप इक्वल वन, तो समझ जाना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पड़ा हुआ है। ऐसे भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई भी हमारे पास डिजिट ऐसे पड़ा है कि फोर है और इसको प्लस किया है माइनस फोर में, तो आंसर ये पड़ा है, तो आपने इसको देख के कह देना है कि ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है बच्चों, तो ये दो प्राप्तियां थी, एडिटिव इनवर्स एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जी हमारे पास ये जो पांचों प्राप्तियां ये तो पूरी होगी, अब इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर है, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नाइन्थ क्लास क्वेश्चन नंबर फोर है, नेम द प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है, हमने ये हेडिंग है नेम ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज को नेम बताने हैं, तो इसका पहला पार्ट है जी, पहली प्रॉपर्टी इसने बताई हुई है कि अगर डिजिट कोई ए है, इसमें फोर प्लस करे ब्रैकेट में और बाहर है हमारे पास बी, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए प्लस फोर प्लस बी। यानी कि सेम चीजें दी हुई, यहाँ भी ए प्लस फोर प्लस बी, ए प्लस फोर प्लस बी इक्वल के लेफ्ट साइड पे ए प्लस फोर ब्रैकेट में पहले सॉल्व हो रहा है, बी बाद में हो रहा है, और इक्वल के राइट साइड पे फोर प्लस बी पहले हो रहा है, ए बाद में हो रहा है, पहले ये दो और इस साइड पे ये दो। तो ये हमने प्रॉपर्टी अपनी पढ़ी थी जी, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसका नाम दे देंगे प्रॉपर्टी। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती थी ना हमारे पास बच्चों, कि ए प्लस बी प्लस सी है, अगर इक्वल के इस साइड पे ये दो ब्रैकेट में है तो इक्वल के दूसरी साइड पे ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये दो पहले सॉल्व होंगे, ये बाद में आएगी। ठीक है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, ये वाली पहला पहले का आंसर लिख लिया जी। सेकंड पार्ट है जी इसका, स्क्वेयर रूट टू प्लस स्क्वेयर रूट थ्री इक्वल है बच्चों स्क्वेयर रूट थ्री प्लस स्क्वेयर रूट टू। ठीक है, अब ये देखो ये प्रॉपर्टी ऐसे ही साउंड कर रही है ना, कि ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए, है ना, कि अगर पहले ए में बी किया फिर बी में ए किया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने जो पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, किससे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन,
हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बीच में प्लस माइनस है। ये कौन सी है, ये भी जो प्रॉपर्टी है ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, वहां पर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है बच्चों। ये भी आ गया जी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3, जो वो बात कर रहा है। तीसरी कौन सी है जी, तीसरी वो कह रहा है कि x माइनस एक्स इक्वल 0। ठीक है, अब ये देखो ये क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था कोई भी एक डिजिट a है उसको ऐड किया जाए उसी के इनवर्स में, एडिटिव इनवर्स में, तो आंसर क्या आता है 0, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस क्या एक माइनस है। तो ये जो प्रॉपर्टी पड़ी थी ये क्या था, ये हमारे पास था क्या, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या है जी बच्चों, वो है जी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल क्या है, ए बी प्लस ए सी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको भी नहीं बताया। ओके, तो चले जी इसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अगर तो देखें हमारे पास, लेट्स सपोज कि एक वैल्यू 2 है और ये मल्टीप्लाई हो रही है अंदर 5 प्लस 3 से। ठीक है, तो अब देखें बात जरा ध्यान से समझिए। अब ये 2, आप मैं यहाँ पे बैठा हूँ, देखिए मैं, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर ये वाली वैल्यू जो 2 वाली, दो भी वैल्यू अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रही है, देखना वो किस साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है ना, ये क्या है, लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, आपके ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है बच्चों। तो ये लेफ्ट साइड से अंदर जाके इस 2 ने इस 2 से भी, इस 5 से भी मल्टीप्लाई होना है और इस 2 ने इस 3 से भी मल्टीप्लाई होना है बच्चों। ठीक है, यानी कि ये ऐसे ही है जैसे ये आपका घर है। ठीक है, और आपके राइट साइड पे यहाँ पे दो और घर है। ठीक है, ये वाले दो और घर है। तो आप घर से कोई चीज बांटने के लिए निकलते हो। ठीक है, तो आपने बारी बारी पहले इस घर को भी देनी है, फिर आपने इस घर को भी देनी है चीज। ठीक है, तो इट्स मीन आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप तकसीम कर रहे हो कोई चीज। आप लेफ्ट साइड पे हो और अपने राइट साइड वाले घरों को आप चीजें दे रहे हो। तो ये जो डिजिट है ना लेफ्ट साइड वाला, ये अंदर दोनों से आके जब मल्टीप्लाई होएगा तो इस वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेफ्ट बच्चों, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि लेफ्ट साइड से ज्यादा है, जब ये दो आगे जाके बच्चों मल्टीप्लाई आएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 बीच में प्लस, और 2 जब 3 से हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई, 2 जाके अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह अगर कोई राइट साइड पे चीज पड़ी है, जैसे 5 प्लस 3 ऐसे ही है, और जो 2 है अब इस दफा राइट साइड पे पड़ा हुआ है, क्योंकि अब राइट साइड से लेफ्ट वालों को जाएगा ना अंदर, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था, जो कि मैंने कि जो प्रॉपर्टी के इंट्रोडक्शन में नहीं था बताया गया। तो हमारे पास अब देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये ए लेफ्ट साइड पे पड़ा है और अंदर आके राइट साइड पे दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए जब बी से मल्टीप्लाई, ए बी, ए जब सी से हुआ तो ए सी, तो इसका मतलब है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिहाज से है। और इसी तरह मल्टीप्लाई के लिहाज से भी होता है। मल्टीप्लाई के लिहाज से कैसे बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं, नहीं ये वो यहाँ ही है, ऐसी है, इसमें कोई एडिशन और, हाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसमें भी। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये ओवर एडिशन है। ठीक है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर बच्चों एडिशन। ठीक, ओवर एडिशन का मतलब क्या है, ये अंदर वाले दो जो है ये तो प्लस हो रहे हैं ना, ये दोनों जाके अंदर से 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी है, लेफ्ट, तो लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओवर एडिशन, ओवर ए डबल डी आई डी आई ओ एन, ओवर एडिशन बच्चों। ठीक है, तो अगर राइट से कोई चीज आए तो अंदर में आके मल्टीप्लाई हो तो उसे कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन।
चलो ये हमारा जी चौथी प्रॉपर्टी थी। अब पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी है जी हमारे पास, उसमें बात कर रहा है 16 प्लस 0 इक्वल 16। हमने पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यू ए है उसमें मैं 0 प्लस कर रहा हूँ तो क्या 0 उसमें कोई चेंज करेगा? नहीं, वो तो वैसे ही रहेगी। इसका मतलब है 0 क्या है? ये 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी था, तो हम इसको प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, नंबर 5 को प्रॉपर्टी जो है। अब 6 वाली जो है वो क्या पूछ रहा है कि 100 को मल्टीप्लाई बाय 1 से किया जाए तो आंसर 100 है। अब हमने पढ़ा था कोई भी वैल्यू एक ए है, ठीक है, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या 1 उसमें कोई फर्क लेके आएगा? नहीं, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं ना उसमें लेके आएगा, कोई चेंजिंग नहीं लेके आएगा, तो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा ठीक है, आ गया जी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। अब 7 में क्या बात हो रही है बच्चों? वो कह रहा है कि 4 into 5 into 8, और इस साइड पे क्या कह रहा है? 4 into 5 पहले ब्रैकेट में है और फिर मल्टीप्लाई 8। देखो बात तो ये वही हो रही है कि तीन रकमें हैं कि हमारे पास ए इंटू बी इंटू सी, और इक्वल की इस साइड पे है ए बी इंटू सी। ठीक है, देखो कि पहले इक्वल के लेफ्ट साइड पे पहले ये दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और राइट साइड पे ये दो हो रही हैं। बी और सी पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट साइड पे ए भी पहले हो रहे हैं। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को पहले हम देख चुके हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी थी आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन 4 की सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, उसमें ये एडिशन के लिहाज से थी। अब ये आई है तो अब ये क्या है? अब ये मल्टीप्लाई के लिहाज से है बच्चों। तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 8 बच्चों क्या है वो देख लेते हैं। 8 कह रहा है ए बी इक्वल है बी ए के। ओके, तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर ये 7 है, 8 है, 8 है। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? ए बी इक्वल बी ए। तो ये प्रॉपर्टी हमने पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन 4 में आपकी ये सेकंड प्रॉपर्टी है, वहां पे एडिशन के लिहाज से है, तो ये मल्टीप्लाई के लिहाज से है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। बात समझ आ रही है बच्चों? ओहो, ये ओ है बच्चों। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारी 8 की 8 प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी बच्चों। जी तो 9th क्लास हमारी एक्सरसाइज 1.1 इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 बात कर रहा है, इसमें स्टेटमेंट है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन, कि दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपने, इन दो नंबरों के बीच में, ये दो रैशनल नंबर पहले से दिए ना, इनके बीच में दो और फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो हम इसका लिखेंगे जी जैसे ही सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्व। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमें पता है कि इन दो रैशनल नंबर के बीच में, बच्चों ये दो रैशनल नंबर है ना, तो इनके बीच में तो हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर है। ठीक है,
इतने रैशनल नंबर हैं काफी ज्यादा, तो हमें इनमें से सिर्फ 2 फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं या ना, नहीं ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, बस पता होना चाहिए कि इन 2 रैशनल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर इन बिटवीन। ठीक है, क्या बिटवीन बिटवीन 1/3 and 1/4, but we have to find only 2. But we have to find only 2 बच्चों। हमें सिर्फ 2 ढूंढने हैं, इसके बीच में तो काफी रैशनल नंबर हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ढूंढने हैं। तो उसके लिए हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसको अरेंज कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन दोनों को ऐड करके और डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, तो फॉर दिस ठीक है, तो हमें इसको अरेंज कैसे करना पड़ेगा। फॉर दिस मैं कर लेता हूँ जी 1/3, इसको ऐड कर देता हूँ 1/4 में, और फिर इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। ठीक, ओके। तो अब ये दोनों फ्रैक्शंस हैं और आपस में प्लस हो रही हैं, तो एलसीएम लिया जाएगा। तो जब एलसीएम लेंगे 3 और 4 का बच्चों आपको अच्छे से आता है, अगर नहीं आता तो 3 और 4 का एलसीएम ले लें। तो पहले 3 के टेबल में तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 2 2 4, छोटे टेबल से हमेशा शुरू करते हैं। 2 1 2, और फिर यहाँ पे 3 वैसे ही आ गया, 3 1 3, यानी कि 2 3 के टेबल में नहीं, 3 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 2 2 4, फिर 2 1 2, और फिर 3 1। ये हमारे पास डिवाइड है, उल्टी समझ लें। जैसे हमने 4 है ना, तो 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 2 जा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 2 4। ठीक, तो यहाँ पे तो इस तरह डिवाइड होता है ना, यहाँ पे आंसर नीचे है। ओके, 2 2 4, और फिर 2 1 था, फिर इसको फिर सिंप्लीफाई करना है, 2 1 2, फिर 3 1 3। ठीक है बच्चों, तो ये जो तीनों है ना, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 4 3 12, 2 2 4, 4 3 12, तो आंसर आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया बच्चों 12। अब ये जो 12 है ना, ये इस 3 से भी डिवाइड होता है, और ये 12 4 से भी डिवाइड होता है। तो 12 जब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 पे, तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आंसर है 3 4 12 है ना, 12 3 के टेबल में डिवाइड हो तो आंसर आता है 4, तो 4 1 4, और 12 4 के टेबल में डिवाइड करें तो आंसर आता है 3 3 1 3, और हमारी इस साइड पर डिवाइड बाय 2 वैसे चल रहा है। ठीक है, 4 प्लस 3 क्या होता है, 7/12। ओके, तो डिवाइड बाय बच्चों 2, यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये 7 है, 7/12 है, मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा। जब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/2। अब देखें, कटिंग या तो ये दोनों कटते हैं, या ये दोनों कटते हैं, या ये दोनों कटते हैं, या ये दोनों कटते हैं। ऊपर वाला न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से कभी नहीं कटता, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कभी नहीं कटता बच्चों। तो 7 1 दा, ये मल्टीप्लाई हो गया, 7 1 7, 12 2 24। तो ये हमारे पास एक पहला रैशनल नंबर आ गया जी हमारा, 7/24 बच्चों। ठीक है, तो उसने कहा था 2 फाइंड करने हैं, हमने भी 1 फाइंड किया। अभी अपना सेकंड वाला भी फाइंड करते हैं, इसको एक दफा रेज कर लेते हैं बच्चों। ओके जी, तो हमारे पास इसको यहीं पे मैं करने लगा हूँ, 7/12 1/2, तो हमारे पास जो आंसर आ गया था वो था 7/24। ये मेरे पास फर्स्ट रैशनल नंबर था। ठीक है, तो सेकंड के लिए अब ये जो 7/24 आया ना, ये वाला जो, अब इसी को मैं चाहे इस नंबर में चाहे इस नंबर में, इनमें से दोनों में से किसी के साथ भी ऐड कर दूं, तो मैं 1/4 के साथ कर देता हूँ, इसको ऐड कर दिया। अब इसको भी वही करना है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ये किस लिए कर रहा हूँ, दफा इसको यहाँ लिख लेते हैं, फॉर सेकंड रैशनल नंबर, और सेकंड रैशनल नंबर 7/24 में ऐड कर रहा हूँ 1/4। इनमें से आप दोनों में से कोई पकड़ सकते हैं, और ऐड करके मैं वही पास है डिवाइड बाय 2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 24 ही।
24 से फिनिश 7, 4 6 ना 24 6 1 6 और डिवाइड बाय 2। अब 7 और 6 मेरे पास क्या हो जाएंगे, 13 अपॉन 24 और मल्टीप्लाई 1/2। इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 आ जाएगा बच्चों। अब 13 1 13 और 24 2 48। ये हमारे पास सेकंड नंबर रैशनल आ गया। हैंस वी हैव आवर टू रैशनल नंबर। कौन कौन से? दो रैशनल नंबर आगे बच्चों, एक आ गया 7/24 और दूसरा आ गया 13/48 बच्चों। और दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से नजर भी आ रहा होगा, समझ भी आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलें जी, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 09 क्लास क्वेश्चन नंबर 6, इसका जी हमारे पास जो पार्ट है बच्चों वो है जी पार्ट सेकंड। जी तो 9 क्लास हमारे पास क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है। हमने रैशनल नंबर फाइंड करनी है इन दोनों के बीच में दो। ठीक है, तो एज वी नो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में काफी सारे रैशनल नंबर हैं, बट वी हैव टू फाइंड ओनली। हमने सिर्फ दो फाइंड करने हैं बच्चों, हमारे पास काफी ज्यादा, लेकिन हम दो फाइंड करेंगे। फॉर दिस हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 3 को 4 में ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये हर क्वेश्चन के साथ यही प्रूव करना जी हमें। तो 3 + 4 7, 7 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इट मीन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7/2। ठीक, ये तो मेरे पास जी पहला रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट रैशनल नंबर। तो अब फॉर सेकंड रैशनल नंबर, फॉर सेकंड रैशनल नंबर। ठीक है, सेकंड रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, अब इसको या इसमें और या इसमें फिर से प्लस कर देंगे। ये जो फर्स्ट आया, ये हमारे पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर आया ना, इसको हम या तो इसमें या इसमें प्लस कर देंगे। तो 7/2 है ना, मैं इसको प्लस कर रहा हूँ 4 में। 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 होता है, और फिर मैं इसको डिवाइड बाय 2 बच्चों कर दूंगा। ओके, चले जी, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आंसर आ जाएगा 2। अब ये जो अगर नीचे एक का डिनोमिनेटर 1 हो, वो एक कोई फिगर हो, तो ये जो इस तरह मल्टीप्लाई कर देते होते हैं सिंपल। 7 1 7, बीच में साइन प्लस का 2 4 8। ठीक है, और डिवाइड बाय 2। 7 और 8 कितना होता है हमारे पास 15। तो यहाँ पे 15/2, इसका ये डिवाइड बाय 2 वैसे आ गया। ठीक है, अब आ गया जी 15/2 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 15 1 से कटते तो है नहीं क्योंकि ये ऑड है, ये दोनों इवन है। तो 15 1 15 2 2 4। तो हमारे पास हमारे दो रैशनल नंबर आ गए जी। कौन सा? फर्स्ट रैशनल है 7/2 एंड सेकंड रैशनल नंबर है 15/4। ठीक है, यही उसने कहा था फाइंड कर दो बच्चों, और यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी बच्चों सॉल्व हो गया। चलेंगे अब हम थर्ड पार्ट करते हैं अपना। तो हमारे पास क्वेश्चन 6 का बच्चों लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो वो उसमें भी बात हो रही है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में जो दो रैशनल नंबर है वो फाइंड कर दें। तो हमने वही लिख लिया अपने स्टेटमेंट, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5 बट वी हैव टू फाइंड ओनली 2। तो फॉर दिस हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे।
तो 3/5 को ऐड करूंगा 4/5 में और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस दफा तो लेना बड़ा ही आसान है बच्चों, क्यों? डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो ये 5 आ जाएगा और ऊपर 3 प्लस 4 वैसे लिखा जाएगा और डिवाइड बाय 2। 4 और 3 कितना होता है बच्चों? 7/5 डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 7/5 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल लिया 1/2। अब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 1 7 5 2 10। तो मेरे पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर आ रहा है, फर्स्ट 7 1 7 5 2 10। तो बच्चों ये मेरे पास है 7/10 इज फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है, अब फॉर सेकंड रैशनल नंबर क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट रैशनल नंबर आया है 7/10, इसको मैं प्लस करूंगा इन दोनों में से किसी एक के साथ, तो 4/5 के साथ कर रहा हूँ और फिर इसको भी डिवाइड बाय 2 कर देना। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा जी? दिया जो वो तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 10 से कट डिवाइड हो कट गया तो 7। 5 के टेबल में 10 2 पे आता है, तो 2 4 दा 8 डिवाइड बाय 2 बच्चों। 7 और 8 15 होते हैं और ओवर 10 और डिवाइड बाय 2 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे ये 15/10 इसका रेसिप्रोकल लेंगे 2 का, तो 1/2। 15 1 जा 15, 10 2 जा 20। ये है हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है फर्स्ट रैशनल नंबर 7/10 है और सेकंड 15/20 है बच्चों। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है बच्चों, 9th क्लास और चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 रियल नंबर, उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों आपने अच्छे से ये लेक्चर देख लेने, और जिसको नहीं समझ आती किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट की, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, और बच्चे मैथ की प्रैक्टिस करनी है आप सब लोगों ने, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ आपको कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज।